तो जो मसूड़ों की इन्फेक्शन है, अगर पायरिया है आपका, तो चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग डायबिटीज इंक्रीजेस। बच्चों को भी हम कहते हैं कि मीठा मत खाओ, मीठा खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे, पर क्या सिर्फ मीठा खाने से ही दांत खराब होते हैं? बिस्किट्स ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, वो टॉफ़ी ले लीजिए, वो दांतों पे चिपक जाती है। जब तक आप मीठा डालें ना डालें, दूध के अंदर नेचुरल स्वीटनेस होती है ना, तो रात भर वो दांतों के साथ में दूध कंटैक्ट में रहा, उसने सारे दांत खराब कर दिए, तो उसको हम लोग नर्सिंग बॉटल कैरीज, नाम ही इसका यही है। देखिए, दूध के दांतों में प्रॉब्लम्स आजकल इसलिए हो रहे हैं कि फास्ट फूड, इजी एक्सेस। 2 बार घसा, कुल्ला किया, आ गए। बच्चों को दिया तो वो तो टूथपेस्ट ही खा गए, समझ लीजिए। तो इज देयर अ प्रॉपर प्रोसेस? लगे रहो 10 बारी ब्रश करो, इफ टेक्निक इज नॉट राइट, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यू वांट रियली पर्ली वाइट टीथ, जिसको बोलते हैं कि ऑर्बिट वाइट च्युइंगम वाले टीथ है ना, so then you need then professional bleaching for that, whitening treatment for that. हमारे साथ कोई ऐसे केस स्टडीज या बताइए जिससे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जुड़े हों डेंटल हाइजीन को लेकर के। चश्मा लगा रहे हैं तो आपको दांतों में कोई प्रॉब्लम है, या जिसके दांत मुंह में एक भी नहीं है तो उसको तो ब्लाइंड हो जाना चाहिए। लोगों की स्माइल के पीछे जो एक चीज हम हमेशा नोटिस करते हैं वो होते हैं उनके दांत। किसी के चमचमाते सफेद दांत, किसी के पीले, किसी के आड़े तिरछे और किसी के स्ट्रेट दांत। पर लोग दांतों के लुक्स पे तो हम अक्सर जाते हैं, पर उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे कैविटी, सेंसिटिविटी, गम ब्लीडिंग, इन पे ध्यान नहीं देते। तो दांत हमारी सेहत के लिए कितने जरूरी है और उनका ख्याल कैसे रखना है, इसके लिए ही है आज की ये स्पेशल पॉडकास्ट। हेलो एंड वेलकम टू आरोग्य भारत चैनल। मैं हूं ईशानी और आज के हमारे स्पेशल डेंटल पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कीर्ति। हेलो मैम, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो ईशानी, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो जैसे हम देख सकते हैं कि आपके चमचमाते हुए सफ़ेद दांत है, तो हम चाहेंगे कि आज आप हमें स्वीट टिप्स दें और बताएं कि जनरली पब्लिक अपने दांतों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी डेंटल जर्नी कैसे शुरू हुई? ईशानी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? डेंटिस्ट बनना एम नहीं था, डॉक्टर बनना एम था, बट देन थिंग्स हैपेंड और एक बार डेंटल इंडस्ट्री में आ गए तो फिर इंटरेस्ट हो गया। Then after that realized कि people have lots of misconceptions about dentistry, awareness नहीं है, misconceptions हैं, और डेंटिस्ट्री को लेके लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं बनी हुई हैं कि क्या है, दांतों वाले डॉक्टर तो कुछ भी नहीं करते, दांत तोड़ो और निकलवा, बट कीड़ा लगा तो निकलवा लो, तोड़वा लो, बस। मतलब इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं कि दे डोंट रियलाइज कि दांत भी आपके बॉडी का पार्ट है, जैसे बाकी बॉडी का पार्ट है, ये शरीर का अंग है। ये इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ पीपल डोंट रियलाइज कि इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर ये नहीं होता कि अगर आपके 10 उंगलियां हैं, भगवान ने दी हैं, अगर किसी में इन्फेक्शन हो जाए, आप कभी सोचते हैं कि मैं उंगलियां निकलवा देता हूँ या कटवा देता हूँ? कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या आता है, अरे दांत में कीड़ा लगा है, खोखला हो गया है, खराब हो गया तो निकलवा दो। क्यों निकलवा दो? कि लोग निकलवा देने की बात करते हैं, और आपने कहा कि बहुत मिसकंसेप्शंस है। जनरली हमने देखा है कि लोग दांतों को बहुत अवॉइड करते हैं, और दांतों को अवॉइड करते हैं मतलब डेंटिस्ट के पास जाना बहुत अवॉइड करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम में हेल्थ की, आप आराम से चल जाते हैं, बट बात जब दांतों की आती है तो ऐसा क्यों होता है कि लोग डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसके बहुत कारण हैं। एक तो कारण ये है कि लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा है कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव नहीं है, निगलेक्ट एक्सपेंसिव है। अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट करा लेंगे तो वो शायद वो चीज़ इतनी बड़ी ही ना हो कि आपको वो एक्सपेंसिव लगे, है ना। दूसरा ये है कि लोगों का थोड़ा सा, जैसे आपको मैंने बताया कि मिसकंसेप्शन है कि अगर दांत नहीं भी हैं, बाकी दांतों से काम चल रहा है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो जाए, किसी को स्वेलिंग हो जाए, तो काउंटर पे जाके केमिस्ट से दवाई ले ली, खा लिया, आराम मिल गया दर्द में, चलो ठीक है। जब तक पानी सर से ऊपर नहीं चला जाता, इंडियन मेंटालिटी हमारी ऐसी है कि हम लोग रेगुलर डेंटल चेकअप में बिलीव नहीं करते। हम ओवरऑल हेल्थ चेकअप ईयरली कराएंगे, लेकिन डेंटल चेकअप हम नहीं कराते हैं। उसका कारण यही है, या तो किसी का पास्ट एक्सपीरियंस, कई बार क्या होता है कि बचपन में आपने कभी कुछ कराया, डेंटल ट्रीटमेंट कराया, वो आपका एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड, तो आपके मन में एक फोबिया, डेंटल फोबिया होता है। एक डेंटल फोबिया इसलिए भी होता है कि डेंटल चेयर पे बैठ के लोगों को वो साउंड, ड्रिल की साउंड्स आती हैं, एक फियर ऑफ अननोन कि क्या होने वाला है, यू नो, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। पेशेंट इज अवेयर, अवेक, है ना। तो यह नहीं कि हम बेहोश करके कर रहे हैं, पेशेंट सीज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, सो दैट काइंड ऑफ फियर इज देयर। तो एकदम दे कीप ऑन अवॉइडिंग टिल द टाइम कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं,
या फिर जब बिल्कुल ही ज़रूरी आता है, तो दैट वेरी फ्यू पीपल है, जिसको बोलते हैं वेरी माइनर पॉपुलेशन, जो रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए आती है। मतलब वैसे अगर हम देखें कि घर पे रखे अगर लॉन्ग से खा करके काम चल रहा है तो डेंटिस्ट के पास क्यों जाना है। पर मैम जब हम ओरल हेल्थ की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि दांत फर्स्ट स्टेप होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स अंदर जाने का, हमारा तो ओवरऑल हेल्थ ओवरऑल कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी हमारा माउथ क्या है, दैट इज द एंट्री, द गेटवे टू द बॉडी, है ना। हम कुछ भी खा रहे हैं, ले रहे हैं, कुछ भी जा रहा है हमारी बॉडी में, दैट इज थ्रू आवर माउथ, है ना। अगर हम अपनी ओरल कैविटी का ध्यान नहीं रखेंगे, सो व्हाट वी आर हैपनिंग, व्हाट आर, आप जितने न्यूट्रिशियस डाइट ले लो, अगर आप उसको पचा नहीं पा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ ऑफ नो यूज टू यू। और आप डाइजेस्ट कब कर पाओगे, जब आपके टीथ स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। दांत मजबूत नहीं है तो आप अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले सकते। आप कहेंगे मैं सैलड्स लूँ, मैं अच्छे फ्रूट्स खाऊं, मैं नट्स खाऊं, आप अगर दांत स्ट्रांग नहीं है तो कभी आप उनको च्यू नहीं कर पाएंगे, चबाएंगे नहीं, चबा नहीं पाएंगे तो आप उनको स्वॉलो कर रहे हैं। तो एक पुरानी कहावत है, दांत है तो आत है। यू नो, ओरल हेल्थ इज रिलेटेड टू गट हेल्थ, बिकॉज डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ। जब आप उसको चबा चबा के खाते हैं तो खाना जो है आपके राल से मिल जाता है, एक पेस्ट बनता है। जो स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर हमारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो खाने के डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दैट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड फिर हमारे स्टमक को और इंटेस्टाइन्स को कम काम करना पड़ता है फॉर द डाइजेशन। नहीं तो क्या होगा, जो सारा काम माउथ ने करना था, जो वो दांतों ने करना था, वो सारा काम इंटेस्टाइन्स को या इसको करना पड़ता है। तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि ना आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, ना डाइजेशन अच्छी होती है, तो ओवरऑल बॉडी अपने आप ही इफेक्ट हो गई। तो अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी है तो गट हेल्थ अच्छी होगी। और आजकल हर कोई गट हेल्थ के बारे में बात करता है कि गट इज द सेकंड ब्रेन, है ना, हम लोग बात करते हैं। तो जब गट हेल्थ अच्छी नहीं है, जो बीमारियां हैं सारी कहाँ से आती है, हमारे गट से आती हैं। तो आप ये समझिए, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो यू कैन नॉट निग्लेक्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड थिंक कि बाकी बॉडी हमारी हेल्दी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो माउथ के अंदर क्या है कि एक आईना है, आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो माउथ में लक्षण दिखते हैं उसके। मैम जैसे आप बता रही हैं कि माउथ में लक्षण दिखते हैं तो एक बेसिक चीज़ ये होती है कि जनरली तो लोग जाते ही नहीं हैं डॉक्टर के पास। दांतों में ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि नहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ख़राब रही है या आप में वीकनेस है। जैसे कई लोगों के दांत झड़ने लग जाते हैं, हमने सुना है, मुझे नहीं पता है कितना सच है कितना नहीं है, बट उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि सपोज करिए आपके लिवर में प्रॉब्लम है, सपोज करिए सम पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ एलिमेंट, लिवर का कोई प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट के अंदर माउथ के अंदर ब्लीडिंग होगी, गम्स की, मसूड़ों में ब्लीडिंग होने ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि अनयूजुअल ब्लीडिंग है। एक नॉर्मल ब्लीडिंग होना किसी काम के तो ठीक है, लेकिन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होना, देन इट स्ट्राइक्स कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर एल्स, पेशेंट इज एनीमिक, तो उसके अंदर चांसेस हो जाते हैं। फिर पायरिया, जैसे हम लोग बोलते हैं, पेरिडोंटाइटिस, लेमन टर्म में पायरिया बोलते हैं हम लोग, जब मसूड़ों की इन्फेक्शन होती है। तो जो मसूड़ों की इन्फेक्शन है, अगर पायरिया है आपका, तो चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग डायबिटीज इंक्रीजेस। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके अंदर पायरिया ज़्यादा होगा, और पायरिया होगा तो डायबिटीज़ होगी। तो एक कोरिलेशन फाइंड किया गया है। दूसरा, अगर किसी को पायरिया है, सपोज कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट फीमेल्स है, उनके अंदर देखा गया है कि अगर आप को पायरिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यू नो टेकिंग केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ, तो उसमें प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और हमारा जो पायरिया है उसके अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं, लेकिन पायरिया में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे लंग्स में, हार्ट में तक जा सकते हैं। तो उससे हमारे हार्ट डिजीजेज, न्यूमोनिया, बहुत सारी गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये लक्षण जब मुंह में दिखते हैं तो यू शुड इट टू स्ट्राइक कि समथिंग राइट रॉन्ग माइट हैपन समवेयर एल्स इन द बॉडी ऑल्सो। जब भी हम दांतों की केयर की बात करते हैं ना तो जनरली एक चीज़ होती है घरों में, बच्चों को भी हम कहते हैं कि मीठा मत खाओ, मीठा खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। पर क्या सिर्फ मीठा खाने से ही दांत खराब होते हैं? और भी तो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम च्यू कर रहे हैं, खा रहे हैं, या हम ड्रिंक्स ले रहे हैं, उनका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे दांतों पर? देखिए, मीठा तो डेफिनेटली है ही, जैसे आपने बोला। मीठा तो क्या है कि जो बैक्टीरिया है, बेसिकली जैसे आपको एनर्जी देता है, बैक्टीरिया को भी मीठा एनर्जी नहीं देता। हाँ। तो बैक्टीरिया लाइक्स दैट। तो बैक्टीरिया जहाँ बनेगा वो एसिड प्रोड्यूस करेगा। एसिड आपके एनामल को, जो हमारे दांत के आउटर लेयर कवरिंग होती है, उसको एनामल बोलते हैं हम लोग, उसको डिजोल्व कर देता है। तो डिजोल्व कर देगा तो कैविटी बननी शुरू हो जाएगी। तो मीठा तो ये हो गया। दूसरे जो फूड्स जो भी हमारे दांतों पे चिपके रहेंगे, चिपचिपे फूड्स होते हैं। अब आप बिस्किट्स ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, वो टॉफ़ी ले लीजिए,
वो दांतों पे चिपक जाती है। जब तक हम आप और हम भी खाते हैं, अगर बच्चों तो छोड़ दीजिए, एडल्ट्स भी जब हम लोग खाते हैं तो दांतों पे चिपक जाते हैं। तो वी कीप ऑन रिमूविंग विद द टंग, जब तक वो टंग से हम हटा नहीं देते हमारी जीभ वहीं पे लगी रहती है ना। तो जो भी चीज़ दांतों पे चिपकेगी वो आपके कैविटी कॉज करेगी। तो जो हम जूसेस पी रहे हैं, हाई शुगर जूसेस हैं, तो जूसेस के अंदर तो शुगर है। और बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या खासकर लोग क्या करते हैं, मदर्स होती हैं, छोटा बच्चा सो रहा है, उसको दूध की बोतल लगा दी मुंह में, बच्चा सो गया। अब आप ये सोचिए, चाहे दूध आप मीठा डालें ना डालें, दूध के अंदर नेचुरल स्वीटनेस होती है ना। तो रात भर वो दांतों के साथ में दूध कंटैक्ट में रहा, बच्चा तो मुंह में बोतल लगा के सो गया, माँ भी आराम से सो गई। फिर सोचते हैं कि अच्छा सारे दांत खराब हो गए बच्चे के, 2-2 3-3 साल के बच्चे आते हैं सारे दांत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि रात भर उसने जो दूध पड़ा रहा कंटैक्ट में दांतों के साथ में, वो स्वीट था, उसने सारे दांत खराब कर दिए। तो उसको हम लोग नर्सिंग बॉटल कैरीज, नाम ही इसका यही है, नर्सिंग बॉटल कैरीज। तो छोटे छोटे बच्चे, 2-2 3-3 साल के बच्चे, सारे दांत खराब जिनके। तो खाली ये नहीं है कि हम लोग मीठे की बात कर रहे हैं, तो एनीथिंग विच स्टिक्स टू द टीथ विल कॉज यू हार्म। अब ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, जैसे अभी आपने एकदम तो आइसक्रीम खाई और उसके बाद में एकदम से कुछ ठंडा ले लिया, गर्म ले लिया, तो उससे क्या होगा, हमारा एक बेसिक साइंस है, अगर हम कुछ गर्म खाते हैं तो एक्सपैंड करता है, ठंडा खाते हैं तो सिकुड़ता है। ऐसे ही टीथ है, टीथ आर लिविंग, तो उसका भी एक्सपेंशन होती है, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंट्रैक्शन होती है। तो उसकी वजह से दांतों में क्रैक्स और सेंसिटिविटी आने के चांसेस होते हैं। तो ज़्यादा एकदम से एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे जो लोगों का आइस खाने का बड़ा शौक, बर्फ़ चबा रहे हैं, है ना, कई लोग बहुत ठंड गर्म ले रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कॉज हार्म टू योर टीथ। और एसिडिक जूसेस हो गए, नींबू चूसते हैं, है ना, एसिड कंटेंट ज़्यादा है उसके अंदर। जो भी एसिड, जैसे कोलाज है, कोलाज ऑल्सो एसिडिक बेसिकली, तो देयर जो एसिड है, एसिड एज इट इज गोइंग टू कॉज हार्म टू द एनामल, वो भी डिजोल्व करेगा। तो खाली मीठा नहीं है, अब हमारे देखिए आप शुगरी फूड्स हो गए, तो अलावा उसके अलावा हमारे एसिडिक जूसेस हो गए, हमारे चिपचिपे फूड्स हो गए, तो ये सब चीज़ें भी दांतों को हार्म करती हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि बच्चों के दांत खराब होता है, मेंटलिटी हमारी मोस्टली क्या होती है फैमिलीज में, दूध के दांत ही तो हैं, खराब हो गए तो क्या हुआ, झड़ जाएंगे, नए दांत आ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर दूध के दांत खराब है तो वो आपके गम्स को भी तो अफेक्ट कर ही रहे हैं ना कहीं। तो दूध के दांतों का खराब होना और बच्चों के दूध के दांतों का केयर करना कितना जरूरी है? दूध के दांत इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज बेसिकली आप यू अंडरस्टैंड कि एक दांत का, परमानेंट दांत का इरप्ट होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। उस टाइम के लिए, तब तक जब तक परमानेंट दांत नहीं आता, उस टाइम पीरियड के लिए हमें मिल्क टीथ चाहिए माउथ के अंदर, है ना। अगर ऐसा होता तो भगवान को क्या जरूरत थी 2 सेट्स ऑफ टीथ देने की, है ना। इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वाज द नीड फॉर इट। द नीड फॉर दिस इज कि दे मेंटेन द स्पेस, जो नीचे परमानेंट टीथ आ रहे हैं उनको निकाल, ताकि उनको एक जगह मिले, ठीक प्रॉपर जगह पे, पोजीशन पे आए वो, तो एक स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं वो। दूसरा, ड्यूरिंग दिस टाइम बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए। सपोज मिल्क टीथ आर नॉट देयर, तो बच्चा अच्छी डाइट ले सकता है? नहीं ले सकता। तो आप जब लिक्विड डाइट, रिफाइंड डाइट लेगा, क्या दोगे आप उसको कि जो उसमें च्यू ना करना पड़े आराम से, है ना, च्यू ना करेगा तो क्या दोगे उसको? रिफाइंड फूड्स दोगे, प्रोसेस फूड्स दोगे। तो बच्चे की नरिशमेंट, न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा है? कहीं से ही नहीं आ रहा। उसको पेन होगा तो अवॉइड करेगा खाने के लिए, अच्छा मैं ये नहीं खा रहा, तो आप क्या करोगे, चल बेटा ये खा ले, है ना। तो यू विल गिव हिम समथिंग विच इज ईजी टू जस्ट स्वॉलो, खा लो, दांतों से चबाना ना पड़े। सो नेचुरल टीथ, परमानेंट टीथ जब तक नहीं आते हैं आपके, तब तक आपको डेसिडुअस टेंशन, जब हम मिल्क टीथ की बात करते हैं, वो ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से नीचे परमानेंट टीथ जो पड़ा है उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, वो खराब हो सकते हैं। तो अगर उसमें इन्फेक्शन है, उसको इन्फेक्शन कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो अंडरलाइन जो परमानेंट टूथ है, जो अभी तक नहीं निकला, जो अभी टूथ बड फॉर्मेशन में है, टूथ बड बना हुआ है, अभी बनी नहीं है उसकी रूट्स, वो खराब हो जाएगा। फिर आप बोलोगे अरे पहले करा लिया होता है तो। अगर हाँ, कई बार हम लोग जैसे बच्चे का दांत निकलने वाला है, सपोज 6-7 ईयर ओल्ड है, 8 साल का बच्चा है, मिल्क टीथ ऑलमोस्ट झड़ने नहीं वाला है, तब हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो निकलने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी इसको चलना है, अभी इसका टाइम है, अभी तो उसको चलने के लिए 3-4 साल है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेव दोज टीथ, ताकि परमानेंट टीथ आराम से फिर अपनी पोजीशन पे आ सके। मैम, जैसे हम बच्चों की बात कर ही रहे हैं तो मेरा एक और सवाल होगा,
मैंने देखा है अभी, मोस्टली मैंने अपनी फैमिली में मेरे भाई को देखा है ये चीज़ कि जब वो छोटा था ना तो दूध के दांत झड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल बच्चों के। हम जब थे तो ऐसे ही बड़े होते होते झड़ गए, गिर गए, चोट लग गई, दूध के बाद दांत गिर गए बहुत आसान से। बट आजकल बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो इज इट समथिंग इन द एनवायरमेंट और इन द फूड दे आर इनटेकिंग, या फिर प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों के दूध के दांतों में इतने प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? देखिए, दूध के दांतों में प्रॉब्लम्स आजकल इसलिए हो रहे हैं कि फास्ट फूड है ना, इजी एक्सेस। अब क्या है, आपके घर में कोई आएगा, छोटा बच्चा होगा, चलो बच्चे के लिए चॉकलेट लेके चलें, वो आप अपने प्यार से लेकर जा रहे हैं, बट यू डोंट रियलाइज कि यू आर डूइंग मोर हार्म टू द चाइल्ड रादर देन यू नो दिस इज नॉट ए वे ऑफ शोइंग लव टू एनीबडी। अल्टीमेटली सहना किसको पड़ रहा है? उस बच्चे को सहना पड़ रहा है जिसके लिए आप वो चॉकलेट लेकर गए हैं। और बच्चों का क्या इजी एक्सेस है, केक्स हो गया, कुकीज़ हो गए, है ना, चिप्स हो गए, वेरी इजी एक्सेस, कहीं पे भी जाएंगे आराम से सब जगह मिलता है। पहले जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों को इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी इन सब चीज़ों की। तो दिस एक्सेस, जो पैकेज्ड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स बच्चे ले रहे हैं, फ्रूटी पी लिया, और जो भी टेट्रा पैक्स में जूसेस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल रियल जूसेस आ रहे हैं, कहने को होते हैं जूसेस, दे आर व्हाट, दे आर नथिंग इन दैट, देयर इज अ हाईली शुगर कंटेंट। तो उसको आप सोच रहे हो कि बच्चा जूस पी रहा है, वो जूस नहीं पी रहा है। व्हाट इज इट? तो हम लोग जो बात बेसिकली हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जो रफे, जो बच्चे पहले फ्रूट्स खाते थे, जो हम लोग खाते थे फ्रूट्स अपने आप ही बाइट करके खाना है, आजकल वो चीज़ है ही नहीं है। तो जब तक आप वो फ्रूट्स वगैरह जो रफेज आप खा रहे हैं, उससे भी टीथ क्लीन होते हैं, जो हम लोग अपने आप ही खाते हैं, जब चू करते हैं। जब हम चू ही नहीं करें किसी चीज़ को, जस्ट अगर इतनी सॉफ्ट चीज़ में को बिस्किट है, उसको चू करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं है ना। आई एम नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर, माई टीथ आर नॉट वर्किंग, माई मसल्स आर नॉट वर्किंग। तो उसके बाद में दैट ऑन टॉप ऑफ इट इज स्टिकिंग टू माई टीथ, राइट। सो वो दांत ना मजबूत होते हैं, इन द एंड उन दांतों को खराब ही करता है। मैम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फूड तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, बट ऐसे कौन से फूड है जो हमें खाना चाहिए फॉर गुड डेंटल केयर? फॉर गुड डेंटल केयर, तो फ्रैंकली स्पीकिंग फूड एज इन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ जैसे फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, वो सेल्फ क्लिनजिंग होते हैं। हम लोग जब खाते हैं उन सबको, तो हमारे टीथ ऑटोमेटिकली जब हम उनको च्यू करके खाते हैं तो टीथ मैकेनिकली वो क्लीन हो जाते हैं, है ना। तो वो जो रिफाइंड फूड्स ना खा के हम लोग अगर रॉ फूड्स खाएं, रॉ सैलेड्स और वेजिटेबल्स खाएं, तो दे आर मच बेटर रादर देन योर नॉर्मल जो हम रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड्स हम लोग खाते हैं, है ना। तो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़, जो फूड्स में अवॉइड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही थी, जैसे कि नथिंग टू एसिडिक, है ना, एसिडिक नहीं खाना, हमने ज़्यादा स्वीट नहीं खाना। अगर खाना भी है तो मेक इट अ हैबिट कि वंस यू ईट देन यू रिंस, कुल्ला कर लीजिए, ठीक है। तो कुल्ला करने से 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने कुछ खाया भी है ऐसा, बच्चों को भी हैबिट डेवलप करिए कि बेटा, जैसे हमारे पहले बुजुर्ग करते थे कि खाना खाया तो कुछ कुल्ला करना है, लेकिन आजकल वो धीरे धीरे हैबिट कहीं ख़त्म होती जा रही है। तो अगर हम लोग कुल्ला कर लेंगे तो जो हमारा चीज़ दांतों में फंसा हुआ है, कहीं पे भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50-60% कुछ तो निकल गया। हाँ, क्लीन तो हो ही रहे हैं, क्लीन तो है ना। सो क्लीन, अब उसके बाद में ये तो हो गया ये चीज़, फिर उसके बाद में आफ्टर दैट मेंटेनिंग ओरल हाइजीन रिक्वायर्स एफर्ट्स। जैसे आप बाकी बॉडी का ध्यान रखते हैं, यू टेक अ बाथ रेगुलरली, ब्रशिंग रेगुलरली इज इम्पोर्टेंट देन, है ना। ब्रशिंग रेगुलरली ट्वाइस अ डे, हम लोग बोलते हैं कि ट्वाइस अ डे, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं हमारे मुंह में थूक भी कम बनता है, स्लाइवा कम बनता है ना। तो जो स्लाइवा है उसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अब रात को आपने ब्रश नहीं किया, बैक्टीरिया को तो फुल टाइम रात भर पार्टी टाइम हो गया। हाँ, अब जब तक सो रहे तब तक उनकी पार्टी चल रही है ना, कि उनको ना कोई स्लाइवा है और कुछ भी नहीं है, आपने मुंह क्लीन भी नहीं किया, ब्रश भी नहीं किया, तो दे हैव अ गुड टाइम। तो इट इज लाइक ऑलवेज सजेस्टेड कि आप रात को ब्रश करिए, ब्रश करके सोइए, फिर मॉर्निंग में चाहे ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश कर लीजिए। हाँ, मैंने ये चीज़ बहुत सुनी है कि कई लोग कहते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट के पहले ब्रश करना है, क्योंकि हमने तो रात को ब्रश कर लिया है तो माउथ तो क्लीन ही है, तो हम ऐसे ही खा ले रहे हैं। कुछ लोग उठते ही चाय भी पी ले रहे हैं। तो वो जो मॉर्निंग वाला एक शेड्यूल होता है ना कि आपको पहले ब्रश करना है, या कई लोग ब्रेकफास्ट के बाद जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रश कर लीजिए, क्योंकि आपने जब रात को ब्रश करके सोए हैं तो इट इज ऑल क्लीन ना, रात को तो कुछ किया ही नहीं है आपने, है ना। तो अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कर लेंगे तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद में फिर पूरा दिन आपका माउथ क्लीन रहेगा, है ना। अगर हम ब्रेकफास्ट के पहले कर रहे हैं तो फिर वही बात है कि खाना फंसा हुआ है, सब कुछ है, तो इट इज़ बेटर, क्योंकि रात को तो एनीवेज आप ब्रश करके सो गए, तो माउथ इज क्लीन, यू नॉट डन एनीथिंग नाउ। अगर वो कई बार साइकोलॉजिकल होता है कि फ्रेश नहीं लग रहा, माउथ के अंदर स्मेल आ रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें
तो साइंटिफिकली इट इज नॉट नीडेड, देन इट इज बेटर दैट यू ब्रश इट आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, सो दैट पूरा दिन फिर आपका टिल द टाइम यू हैव अ लंच और समथिंग, तब तक वो आपका माउथ क्लीन रहे। मैम यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कैविटीज। तो कैविटीज का मोस्टली से हम लोग होते हैं ना, हम लोग एसोसिएट कर देते हैं कि आपको कैविटी है तो आपको रूट कैनल करवाना पड़ेगा। नहीं, नॉट तो नेसेसरीली। हाउ डू वी ट्रीट कैविटी? देखिए कैविटी मतलब होता है कि दांत के अंदर एक होल सा, जैसे बोलते हैं हम लोग ना, लेमन टाइम में छेद हो गया दांत के अंदर। सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कैविटी एंड द डेप्थ ऑफ द कैविटी, कितनी डीप है। अगर हमारी छोटा साइज की कैविटी है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो खाली फिलिंग कि हमने जो डिकेड पार्ट था दांत का, जो हमारा खराब हो गया पार्ट, उसको रिमूव किया, क्लीन करा, एंड देन जो जगह खाली है उसको हमने फिल कर दिया, दैट इज अ कैविटी इज फिल्ड, राइट। सो मोस्टली अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट करा लें, जब मैं अभी शुरू से हमने बात कर रहे हैं कि रेगुलर डेंटल चेकअप, जब रेगुलर डेंटल चेकअप में आए आप, तो अगर आपको तभी के तभी दिख रहा है कैविटी हो रही है, आप तभी कैविटी को फिल करा लें अगर, तो इट विल नॉट प्रोग्रेस फर्दर। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बेसिकली कैविटी में क्या है, बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, तो इट स्प्रेड्स, है ना, इट कीप्स ऑन, धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो रूट कनाल कब करना पड़ता है? व्हेन दैट डिके रीचेस योर पल्प। पल्प इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ, जैसे मैंने आपको बताया कि एनामल होता है सबसे आउटर मोस्ट, विच इज इवन स्ट्रॉन्गर देन बोन। जो हमारा व्हाइट कलर का पोर्शन दिखता है, इट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन बोन, तो इसमें हमारे को ठंडा गर्म कुछ नहीं लगता। बट वंस एनामल वेयर्स ऑफ, उसके नीचे आता है डेंटिन। डेंटिन में आपको सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी, जो झंझनाहट बोलते हैं हम लोग, कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, मीठा लग रहा है, ये सब। उसके अंदर आता है पल्प। पल्प होता है दांत का इनर मोस्ट लेयर, जिसके अंदर हमारी दांत के नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी का हर तो दांत इज लिविंग, नॉन लिविंग नहीं है ये। बालों की तरह, नेल्स की तरह नहीं है कि कट कर देंगे दर्द नहीं होगा, दुखेगा, of course. दुखेगा, है ना। तो जब वो पल्प इन्वॉल्व हो गया, तब उसमें हमें रूट कनाल करना पड़ेगा। ओके। जब वो पल्प कैविटी हमारी पल्प तक पहुंच गई, तब हमें रूट कनाल करना पड़ेगा। इट मीन्स द इन्फेक्शन हैज रीच्ड द nerves and the blood vessels, then we have to go for root canals, RCT। मैम जब हम ब्रशिंग की बात करते हैं ना, आई विल गेट बैक टू अगेन देयर, कि नॉर्मली ना कुछ लोग होते हैं, गए 2 बार घसा, कुल्ला किया, आ गए, बच्चों को दिया तो वो तो टूथपेस्ट ही खा गए, समझ लीजिए। तो इज देयर अ प्रॉपर प्रोसेस कि हाँ आपको इतने देर तक इस तरीके से ब्रश करना चाहिए सो दैट कि आपके दांत हेल्दी रहें? बस ऐसे ही नहीं कि करना है तो कर लिया। कि ब्रशिंग का एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि ऑलवेज यूज अ सॉफ्ट ब्रश, है ना, नॉट मीडियम भी आते हैं, हार्ड ब्रिसल्स भी आते हैं, कभी भी वो यूज़ नहीं करना, हमने सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ करना है। दूसरा, ब्रश का एक टेक्निक होता है, इट इज़ नॉट नंबर ऑफ टाइम्स हाउ यू ब्रश। आप लगे रहो 10 बारी ब्रश करो, इफ टेक्निक इज नॉट राइट, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट। सो योर टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निक क्या है कि यू हैव टू कीप द ब्रश एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज एंड देन यू हैव टू ऑलवेज ब्रश फ्रॉम द गम्स टुवर्ड्स द टीथ। ओके। इट मीन्स वर्टिकल, हम हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करते हैं, वर्टिकल ब्रशिंग करेंगे। छोटे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम उनको बोलते हैं फिगर ऑफ 8, हाँ 8 बना लो या सर्कुलर बना लो, है ना। सो इट इज दैट एंड देन जैसे ब्रश का हेड है, ब्रश का हेड इतना होता है, इट कवर्स व्हाट 2 to 3 टीथ एट अ टाइम, है ना। सो 2 to 3 टीथ, उसको आपने बोलो कि भैया ठीक है, काउंट इट इन योर हेड कि 2 to 3 टाइम 4 टाइम्स करना है ऐसे, फिर आगे आएंगे, फिर आगे आएंगे। तो ऐसे अगर करते करते देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 मिनट्स लगते हैं अच्छे से ब्रश करने में, है ना। लेकिन मॉर्निंग के टाइम क्या होता है, एवरीबडी इज इन अ रश, स्कूल जाना, बच्चों ने जल्दी से गए और करने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि हाँ बस करके जाना है। तो एवरीबडी इज इन अ रश, पेरेंट्स डोंट हैव टाइम टू ओवरसी कि कर क्या रहे हैं बच्चे, है ना। तो इट इज बेटर कि रात के टाइम आप हैबिट डालिए कि प्रॉपर ब्रशिंग तो करें, कम से कम एक टाइम तो अच्छे से ब्रश करें, थोड़ा टाइम लगा के करें, है ना। सो जस्ट इज द ब्रशिंग टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट। फिर एक होता है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग इज काइंड ऑफ अ थ्रेड, है ना, बिटवीन द टीथ क्लीन करने के लिए, ब्रश विल नॉट रीच देयर, तो इंटरडेंटल क्लीनिंग के लिए फ्लॉस होता है। तो फ्लॉस अगर आप रात को एक बारी कर रहे हैं, तो उससे आपके जो दांतों के बीच में जो खाना फंस रहा है वो क्लीन हो जाएगा। तो फिर कैविटी ऑब्वियसली देन सी यू हैव टू डू सम एफर्ट्स, अगर आपको अच्छे दांत चाहिए तो। अगर बिना एफर्ट के तो कुछ नहीं हो सकता। मैम फ्लॉसिंग की जब हम बात करते हैं तो आई डोंट नो इट्स अ मिथ और व्हाट, बट कभी कभी हम सुनते हैं कि अगर आप फ्लॉस करते हो तो आपके दांतों के बीच में गैप आ जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता, इट्स अ मिथ। अगर फ्लॉस से गैप नहीं आता, फ्लॉस बल्कि अगर आप नहीं करेंगे तो वहां से कैविटीज होंगी, फिर गैप जरूर आएगा। एंड मैम माउथ वॉश, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत घरों में माउथ वॉश का भी यूज होता है,
तो वो इतना इम्पोर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग? और क्या माउथ वॉश को हम रिप्लेस कर सकते हैं? लाइक ब्रश नहीं कर रहे, आप माउथ वॉश कर लिए, हो गया? माउथ वॉश इज अ सप्लीमेंट in addition to brushing. It is not a replacement for brushing. In addition to brushing, yes, it is good. लेकिन आप सोचे कि खाली मैं माउथ वॉश कर लूँ और ब्रशिंग ना करूँ, नो इट इज़ नॉट, बिकॉज ब्रशिंग इज डूइंग मैकेनिकल क्लीनिंग, यू नो, जो खाना फंसा वो माउथ वॉश नहीं निकालेगा, वहाँ नहीं करेगा. माउथ वॉश हम लोग करते हैं कि मेडिकेटेड माउथ वॉशेज आते हैं हमारे. मेडिकेटेड माउथ वॉशेज में कई बार सेंसिटिविटी का अलग हो गया, या फिर फ्लोराइड माउथ वॉशेज आ गए, या फिर किसी को गम्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम माउथ वॉश अलग देते हैं. जैसे इन्फेक्शन है तो उसका माउथ वॉश अलग होता है. तो मेडिकेटेड होते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्सनस कंडीशन कि उसको किस चीज़ की नीड है. तो माउथ वॉश इज एन एडिशन टू योर ब्रशिंग, इट इज़ नेवर अ रिप्लेसमेंट फॉर ब्रशिंग. हम बात करते हैं सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट अलग आते हैं, वाइटनिंग टूथपेस्ट आते हैं. कई लोग कहते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में लौंग है, हमारे टूथपेस्ट में नमक है. तो हमारे टूथपेस्ट में नमक कितना ज़रूरी है? एंड इवेंचुअली जब ये सब ब्रांडिंग करते हैं ना, तो इज इट जस्ट फॉर अ सेलिंग पर्पस, या एक्चुअली वो होता भी है कि आप सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करो तो आपकी सेंसिटिविटी चल जाएगी, ऐसा जाती है? पेस्ट में अंदर जो एक केमिकल्स होते हैं, कुछ मेडिसिन डाली जाती है, मेडिकेटेड होते हैं वो. सो येस दे डू हेल्प इन कंट्रोलिंग सेंसिटिविटी, है ना, बिकॉज हमारे में एज आई टोल्ड यू सेंसिटिविटी कब होगी थी, हमारी डेंटिन एक्सपोज होगी, एनामल घिस गया, नीचे डेंटिन एक्सपोज होगी. सो हाउ डू दी सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट आते हैं, हमारे डेंटिन के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं तो उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो वो सेंसिटिविटी आपके कंट्रोल में आ जाती है. लेकिन अगर फिर भी सेंसिटिविटी रहती है इवन आफ्टर यूजिंग सेंसिटिव, देन यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, है ना. और अपने आप से नहीं कि अभी कभी भी शुरू कर दिया, अनलेस एंड अनटिल अ डेंटिस्ट टेल यू टू यूज इट, देन यू हैव टू डू देम. वाइटनिंग का ये है कि यस थोड़ा सा वाइटनिंग तो हेल्प करता है, लेकिन अगर आपको और भी वाइट चाहिए तो फिर प्रोफेशनल वही वाइटनिंग या ब्लीचिंग प्रोसीजर होता है. इफ यू वांट रियली पर्ली वाइट टीथ, जिसको बोलते हैं कि ऑर्बिट वाइट च्युइंगम वाले टीथ है ना, सो देन यू नीड देन प्रोफेशनल ब्लीचिंग फॉर दैट, वाइटनिंग ट्रीटमेंट फॉर दैट. लेकिन वाइटनिंग होता है उनके अंदर एब्रेसिव कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये रूटीनली नहीं यूज़ करनी चाहिए चीज़ें ये सारी की सारी ना, कि अगर आपको मन करे तो, क्योंकि एब्रेसिव कंटेंट होगा, एब्रेसिव मतलब दांत को घिसने वाला, है ना, तो एनामल को वो घिस देगा तो सेंसिटिविटी वाले इश्यूज आएंगे. तो देयर इज अ यू नो जुडिशियसली, जिसको हम बोलते हैं, यूज़ करना होना चाहिए कि किसको कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है. ऐसा नहीं कि रैंडमली यूज़ करना शुरू कर दे जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग दैट. ऐसा नहीं कि बस गए दुकान में और अब दे दो हमें यूज़ करना है. तो डॉक्टर का कंसल्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट इन दैट, बिकॉज वेदर यू नीड इट ऑल्सो और नॉट, दैट इज इम्पोर्टेंट ना. आपको लग रहा है कि मेरे को वाइट करने हैं, लेकिन मे बी दैट इज जस्ट योर पर्सपेक्टिव, मे बी यू डोंट नीड देम. और नमक, जहाँ तक है नमक का नमक हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, लेकिन पहले ये ध्यान रखिए कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्लोराइड कंटेंट ऑफ द पेस्ट. कि फ्लोराइड कंटेंट क्या है पेस्ट के अंदर, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच पीपल डोंट रियलाइज. कि एडल्ट्स अगर हम हैं तो उसके अंदर आप पेस्ट पे पढ़िए, उस पर लिखा होना चाहिए 1000 ppm फ्लोराइड, है ना. 1000 ppm फ्लोराइड इज फॉर एडल्ट्स एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज 500 ppm. तो ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, इतना फ्लोराइड है तो दैट इज गुड, दैट इज एंटी कैविटी. फ्लोराइड इज एंटी कैविटी, इट प्रिवेंट्स कैविटीज. तो हैविंग फ्लोराइड इन पेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नमक इन. मैम से बात करें, आपने भी बताया कि देयर इज अ डिफरेंस इन टूथपेस्ट फॉर किड्स एंड एडल्ट्स, पर जनरली हमारे घर में क्या होता है, एक टूथपेस्ट आ रहा है, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब वो यूज़ कर रहे हैं. इज इट सेफ टू डू दैट? नो इट इज़ नॉट. आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं तो चाइल्ड की डोज अलग होती है, एडल्ट्स की डोज अलग होती है. ये तो है नहीं कि अगर मैं जो टैबलेट जो डोज मैं ले रही हूँ बच्चे को दे दूंगी, नहीं होता है ना. सो सेम इज दिस विद दैट. जो किड्स के पेस्ट होता है, एज आई टोल्ड यू, फ्लोराइड 500 ppm है, उसको मैं 1000 ppm दे रही हूँ, इट इज़ गोइंग टू कॉज हार्म टू द चाइल्ड. नो, इट इज़ बिकॉज उसका वेट कम है, उसकी फिजियोलॉजी अलग है, हमारे एडल्ट्स का वेट ज़्यादा हो गया, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो हमें जो चाहिए वो ज़्यादा चाहिए. तो बच्चों का पेस्ट हमेशा अलग होता है, एडल्ट्स का अलग होता है. एक और छोटा क्वेश्चन ये रहेगा कि कितने एज तक बच्चों को वो चाइल्ड वाला जो टूथपेस्ट आप कह रही हैं वो यूज़ करना चाहिए, आफ्टर व्हाट एज हम एडल्ट टूथपेस्ट में स्विच कर सकते हैं? सी बिटवीन 12 to 14 ईयर्स तक तो हमें ये 500 ppm, 12 ईयर्स तक हम पीरियोडोंटिक्स पेस्ट मिलते हैं. और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, लेस देन 3 ईयर्स 4 ईयर्स के बच्चे, उनको पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो पेस्ट को स्पिट करना नहीं जानते. वो स्वॉलो कर लेते हैं. तो स्वॉलो करना नहीं है, जब तक उनको थूकने का रिफ्लेक्स नहीं आ जाता है ना, तब तक उनको पेस्ट नहीं कराना चाहिए. जब वो बच्चा थूकना सीख जाए तब आप उसको पेस्ट कराइए, नहीं तो वो खाली बिना पेस्ट लगाए ब्रश कराइए. नॉर्मल ब्रश को बस ऐसे घुमा करके आप करवा लो, इट्स ओके.
मैम एक चीज़ ना हैबिट ये भी होती है घरों में, दांत में दर्द हो रहा है आप नमक सरसों तेल घस लो, दांत में दर्द हो रहा है लौंग खा लो, दबा के रख लो मुंह में। तो ये जो हमारे छोटे छोटे हम होम रेमेडीज करते हैं, आर दे सेफ फॉर द टीथ? लौंग कहते हैं, और लौंग के जो हम लोग उसके अंदर क्लव ऑयल होता है ना, यूजुनॉल होता है, विच इज सूदिंग टू द नर्व्स। तो यस, अगर आपके पास में कुछ नहीं है, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, पेन है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू, है ना, आराम मिलता है उससे। तो ये जो हमारे दादी नुस्खे हैं, दादी माँ के नुस्खे वगैरह जो बोलते हैं हम लोग की फिटकरी हो गया या लौंग हो गया, ये नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन यस, फॉर द टाइमिंग करा के देन यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। ये नहीं कि हमने खाली लौंग दबाए जाए उसके बाद में तब तो आपको आराम मिल गया, एज आई टोल्ड यू, तब तो शायद छोटा था, तब ट्रीटमेंट हो जाता तो ठीक था, लेकिन आपने उसको ओवरलुक कर दिया तो वो चीज़ बड़ी बन गई। मैम एक प्रॉब्लम और है, जनरली हम किसी से बात करते हैं तो ऐसा होता है कि उसके मुंह से बहुत फाउल स्मेल आ रही है, हम बोल तो सकते नहीं और हम उसको जज कर लेते हैं कि ओ माय गॉड ये तो हेल्थ हाइजीन रखता ही नहीं है, शायद डेंटल केयर की, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। बट इज इट बिकॉज वो हेल्थ नहीं रख रहे हैं, हाइजीन नहीं रख रहे हैं अपने डेंटल केयर की, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है? देखिए, माउथ से स्मेल आने के बहुत कारण हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही है कि ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट। उसके बाद में एज आई टोल्ड यू कि जो शरीर के अंदर हमारे चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी माउथ से स्मेल आती है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी आती है। कोई पेशेंट डायबिटिक होगा, उसकी अलग पिक्यूलर स्मेल होती है, उसके माउथ से ना एक एल्कोहलिक स्मेल आती है ना। तो उसके तो डिफरेंट कंडीशंस विल लीड टू फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, बट मोस्ट कॉमन कंडीशन यही है कि आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करी है, वो खाना उसके अंदर फंस रहा, सड़ रहा है, जो हमारे जो पायरिया हो रहा है, कैलकुलस प्लाक जम रहा है, तो वो धीरे धीरे वो फाउल स्मेल क्रिएट कर रहा है। मैम मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे साथ कोई ऐसे केस स्टडीज या बताइए जिससे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जुड़े हों डेंटल हाइजीन को लेकर के। डेंटल हाइजीन, एग्जैक्टली, जैसे कुछ होता है ना कि ये कर लो ठीक हो जाएगा, पर वो एक्चुअली एक मिथ होता है, तो समथिंग लाइक दैट। मिसकंसेप्शन तो मैंने जो देखा है वो ये है कि प्रेगनेंसी में लोग अपने ना ब्रशिंग करना छोड़ देते हैं। प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। पीपल पहले दादी बूढ़ी बोलती थी ब्रश मत करो, मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे। यू रियलाइज दैट एवरीथिंग इज़ हार्मोनल चेंज। प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, है ना। जब हमारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही, तो माउथ कैसे इफेक्ट नहीं होगा, वो भी इफेक्ट होगा। तो गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, गम्स में रिलेटेड ब्लीडिंग भी होती है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर पेरियोडोंटाइटिस प्रेगनेंसी में हो जाए तो प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है ना। तो ये चीज़ अगर हम नहीं करेंगे ब्रशिंग वगैरह, तो वो चीज़ों को हम एग्रेवेट कर रहे हैं, चीज़ों को और बढ़ावा दे रहे हैं। वो जो चीज़ हमने क्लीन करके रखनी चाहिए थी वो हम नहीं कर रहे हैं, तो पेरियोडोंटाइटिस ऑलरेडी बन जाएगा। तो इन द लॉन्ग रन वो क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू कॉज यू हार्म। सेकेंड मिसकंसेप्शन क्या लगता है लोगों को, अगर दांत निकलवा लेंगे तो आंखों की रोशनी जाएगी, आंखों पे फर्क पड़ेगा, ऊपर के दांत निकालेंगे तो आंखों पे फर्क पड़ेगा। ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि दांत निकल जाता है तो आंखें की कमजोरी आ जाती है, नजर में कम, नर्व सिस्टम से कनेक्टेड हाँ, होता है उनकी हमारे आंखें कमजोर हो जाएंगी, आंखों पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। देन आई टेल देम कि आप चश्मा लगा रहे हैं तो आपको दांतों में कोई प्रॉब्लम है, या जिसके दांत मुंह में एक भी नहीं है तो उसको तो ब्लाइंड हो जाना चाहिए उस हिसाब से। अगर आप जिस तरह से बात करें जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो इट मीन्स ही शुड नॉट बी एबल टू सी ओनली देन। सो दिस इज अ वेरी, लोग धारणाएं बना के, जैसे टोल्ड यू ना कि डेंटिस्ट्री को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। सो देयर जस्ट फ्यू ऑफ देम जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी हैं, बाकी इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। मैम अनदर थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, इफ अ पर्सन, जैसे आज अभी 12th के एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो बच्चों को आगे भी मूव फॉरवर्ड करना है, तो हमारे अपकमिंग डेंटिस्ट्स को आप बताइए कि अगर उनको कभी डेंटिस्ट बनना है या इस पढ़ाई में जाना है तो व्हाट इज द प्रोसेस? See, process for dentistry admission in India is the same as for medical. You have to appear for a NEET exam. On the basis of a NEET score only, you will get into admission into a BDS college, right? Dentistry is also a 5-year course, 4 years plus 1 year internship, and there are a number of dental colleges in India. And after dentistry, ये नहीं है कि आप खाली dental से ही related कर सकते हैं. Dentistry has number of branches. Which people, very few people are aware of, you know. जैसे आप लोगों को पता होगा, चलो हड्डियों का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिशियन होता है अलग, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, ENT है, ये सब पता है सबको। हार्डली वेरी फ्यू पीपल नो कि डेंटिस्ट्री के अंदर भी ब्रांचेस हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। कि अगर हमारा एक डेंचर लगाने का या
इम्प्लांट्स का डॉक्टर अलग होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसको प्रोस्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। बच्चों का पीडियोडोंटिस्ट होता है, जैसे पीडियाट्रिशियन बच्चों का होता है, ऐसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट अलग होता है। जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है। किसी को ट्रॉमा हो गया, हड्डी फ्रैक्चर होगी तो ओरल सर्जन होता है। गम्स की प्रॉब्लम का डॉक्टर अलग है, वो पेरियोडोंटिस्ट होता है। तो डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर इन डेंटिस्ट्री, सो वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट। और उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा जब इसको डीप पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि इट्स अ वेरी diverse, like broad subject. It is not that it is just focusing on one thing, है ना? So but very few people होंगे dentist मतलब dentist, they don't realize कि dentist में भी after dentistry BDS के बाद में MDS होती है, which is again a 3-year course. उसके अंदर फिर आपकी स्पेशलाइजेशंस होती है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन दर। आजकल तो पीपल गो अब्रॉड टू डू देयर फेलोशिप्स ऑल्सो, देयर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हो गया, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, फेशियल एस्थेटिक्स, सो मेनी थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग। सो इट्स अ गुड आई थिंक करियर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, दे कुड थिंक ऑफ इट। थैंक यू सो मच मैम। तो आई होप हमारे आज के डिस्कशन से हमारे ऑडियंस को बहुत आइडिया मिला होगा और इतना तो समझ में आ गया होगा कि डेंटल एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अवॉइड करके घर पे बैठ सकते हैं। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि जिसका आपको जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।